Yes, in our previous class we have discussed about the FIFO method and एवरेज कॉस्टिंग मेथड। ठीक है ना, हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, उनके क्वेश्चंस भी देख लिए थे। ठीक है, लेकिन उसमें हमने ये नहीं देखा था कि अगर कोई ड्यूरिंग पीरियड कोई प्रोडक्शन के दौरान कोई लॉस हो गए हैं यूनिट्स, तो उनका आपने क्या करना है। सही है। तो आज हम बेसिकली वो अभी हम वो डिस्कस करेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट या कोई भी यूनिट है वो प्रोडक्शन के दरमियान लॉस हो गया यानी कि स्पॉइल हो गया है, तो उनकी ट्रीटमेंट आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फॉर्मूलाज पहले इसलिए पढ़ाए थे कि वो फॉर्मूलाज जो अब यहाँ पर यूज होंगे ना, तो वो सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं बार बार फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट कैलकुलेशन करवाऊंगी। ठीक है, तो ये पूरा वही मेथड है, वही पैटर्न है पूरा जो मैंने तुम लोगों के साथ पहले शेयर किया था। ठीक है ना। अब इससे पहले एक चीज समझ लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे, कि जो एक आपके पास जो लॉस होता है ना, वो लॉस होता है स्पॉइलेज। ठीक है, स्पॉइलेज कौन सा होता है कि प्रोडक्शन के दरमियान वो यूनिट्स जो आपके खराब हो गए, सही है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉइलेज यूनिट्स, स्पॉइल यूनिट्स। ठीक है, अब स्पॉइल यूनिट्स की कैलकुलेशन दो तरह से हो सकती है। ठीक है, स्पॉइल हुए हैं, अब एक होता है रिकवरेबल लॉस और एक होता है अनरिकवरेबल लॉस। एग्जाम्पल लो कि तुमने बिरयानी बनाई, ठीक है, तुम्हारी बिरयानी जो है उसमें चावल दब गए, खराब हो गए। सही है, खराब हो गए। अब तुमने क्या कहा, यार सारी मेहनत और सारा पैसा जाया हो गया, लॉस हुआ तुम्हें। अब वो ऐसी बिरयानी बनी है कि उसे कोई नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता उसका, तुम इतना सा भी कुछ पैसा नहीं कमा सकते। अगर तुम एक बिरयानी वाली हो तो तुम्हें वो पूरे पैसे क्या करने पड़ेंगे, वो पूरी बिरयानी हटानी पड़ेगी। तो इसको बेसिकली कहते हैं स्पॉइलेज, खराब हो जाना, और अनरिकवरेबल लॉस यानी कि वो जो आपका लॉस हो गया, वो पैसा जो आप रिकवर नहीं कर सकते, तो वो आप किस में डाल देते हैं, अपने एफओएच में। एफओएच इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर हुई ये बात? यस और नो? यस। ठीक है, और एक तो आपके पास मैंने सिंपल बता दिया कि पूरा का पूरा खराब हो जाना। ठीक है, ये वाली है वो, इफ देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स दैट ऑल लॉस विल बी चार्ज इनटू एफओएच। यानी कि जो भी तुम्हारा सामान खराब हुआ है, तुम उस पे 1 रुपए भी रिकवर नहीं कर सकते, तुम उसे बेच ही नहीं सकते, वो ना बिकेगा ना कुछ होगा, ना कबाड़िया लेगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो तुम क्या करोगे, तो तुम पूरा अपना स्पॉइलेज, सही है, जो भी तुम्हारे पास स्पॉइलेज गुड्स की कॉस्ट आ रही होगी वो किस में डाल दोगे, एफओएच में डाल दोगे। ठीक है, एक ये कंडीशन है। लेकिन अगर आपको कोई स्पॉइलेज गुड्स की सैल्वेज वैल्यू दी हुई है, यानी कि चलो खराब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन चलो कम दाम में थोड़ा सा तो बिक जाएगा, कोई कबाड़ वाला तो इसे ले लेगा, ले लेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो अगर किसी स्पॉइलेज यूनिट की कोई सैल्वेज वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ फिर आप उसे टू तरीके से ट्रीट करते हैं। एक वो लॉस होता है जो रिकवर हो सकता है, और एक वो लॉस होता है जो रिकवर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, 100% मेरे स्पॉइलेज यूनिट्स है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं इसमें से 20% कॉस्ट जो है वो अपनी रिकवर कर सकती हूँ, यानी कबाड़िए को बेचकर मुझे जितना भी मेरी कॉस्ट लगी है उसका 20% मिल जाएगा वापस। सही है, एग्जाम्पल समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। सही है, कि मैंने कहा कि ये मुझे रिकवर हो जाएगा, सही है ना, 20% रिकवर हो जाएगा, और कितना परसेंट रिकवर नहीं होगा, 80%। तो जो रिकवरेबल लॉस होता है वो 20% हो गया, उसे हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू, वो सैल्वेज वैल्यू करके दिया हुआ होता है आपको। ठीक है, और 80% जो क्या हो गया, वो अनरिकवरेबल लॉस हो गया, वो मेरा पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, मेरे एफओएच में। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन रिपोर्टिंग मैं बता दूंगी, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। वो यूनिट्स, वो कॉस्ट जो रिकवर हो सकती है ना, जो सैल्वेज वैल्यू की कॉस्ट आती है, वो उसे हम कहते हैं स्पॉइल्ड गुड्स इन्वेंट्री। क्या कहते हैं उसे, स्पॉइल्ड गुड्स इन्वेंट्री। ठीक है, क्लियर? स्पॉइलेज के ये टू केसेस होते हैं बेसिकली, या तो हमें सैल्वेज वैल्यू दी हुई होती है तो हम उसे दो हिस्सों में तोड़कर रिकॉर्ड करेंगे स्पॉइलेज को, और अगर हमें कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम पूरा जो भी स्पॉइल्ड लॉस आ रहा होगा, जो भी कॉस्ट आ रही होगी, उसे हम एफओएच के अंदर डाल देंगे।
कोई कंफ्यूजन इस चीज में तो बोलो। नहीं। पक्का? जो दूसरा हाँ। लॉस आपके पास होता है ना, वो होता है श्रिंकेज लॉस। श्रिंकेज, श्रिंक किसे कहते हैं? किसी चीज का कम हो जाना, घट जाना, यही कहते हैं। ठीक है, हाँ। सही है। श्रिंकेज किसे कहते हैं? श्रिंक हो जाना, किसी चीज का कम हो जाना। अब एक आपके पास श्रिंकेज लॉस है, यानी कि जो यूनिट्स हैं, आपने कहा कि यार इतने यूनिट्स श्रिंकेज हो गए, श्रिंक हो गए, मतलब कि जिनमें कमी आ गई। ठीक है, तो श्रिंकेज का जो लॉस होता है ना, बेसिकली वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट होता है, यानी उस लॉस को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं ना, उसमें इस श्रिंकेज की फिर वो आते ही नहीं है। जो श्रिंक हो जाती है ना कॉस्ट, ये जो श्रिंक हो जाते हैं यूनिट्स, जो हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसमें वो शो ही नहीं हो रहे होते। तो श्रिंकेज का जहां भी लॉस होगा वहां पर आपकी कैलकुलेशन नॉर्मल होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? जैसे हम कर रहे होते हैं कैलकुलेशन, सेम वैसे ही करेंगे। बस चेंज कहाँ आएगा, जब आप रिपोर्ट बना रहे होंगे ना, तो वहां आपने लॉस लिखना होगा यूनिट्स का, कि आपके इतने यूनिट लॉस हो गए। इसके अलावा ना आपकी कॉस्ट कैलकुलेशन में, ना आपकी किसी और कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इज देयर एनी कंफ्यूजन और क्लियर? मतलब श्रिंकेज वाले एफओएस में चार्ज नहीं होंगे? नहीं, सही है। यानी श्रिंकेज वो लॉस होता है जिसको बेसिकली हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर हो जाता है वो। सही है। ठीक है। रिपोर्ट में कहाँ आता है श्रिंकेज रिपोर्ट में मैं बताती हूँ, लॉस? देखो श्रिंकेज कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जैसे हम यहाँ पे ये यूनिट्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपने लिखना होगा यूनिट्स लॉस ड्यूरिंग पीरियड, तो यहाँ पर श्रिंकेज वाले यूनिट्स आ जाएंगे बस। इसके अलावा कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगी कॉस्ट में, कहीं भी नहीं। सही ठीक है, है। श्रिंकेज में होगा ऐसा। सही ओके, है। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ तक? अब 3 सवाल बेसिकली पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, एक तुम लोगों को मैं खुद करने के लिए दूंगी, जो मुश्किल वाले हैं वो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, सही है भाई? पढ़ना शुरू करूं? कॉपी पेन हाथ में रखो या कैलकुलेटर हाथ में रखो? अगर कर नहीं रहे हो तो कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करते रहना और मुझे कर करके बताना। ठीक है, बढ़ जाऊं, पढ़ शुरू कर दूं? हाँ। ये तो आगे स्टार्टिंग है। यूनिट्स इन, कोई कुछ कह रहा था? नहीं। ओके, ये क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर का है, लेकिन वो बिल्कुल भी रीडेबल नहीं था, तो मैंने ये लिखवाया है आलिया से, तो ये उसने लिख कर दिया है। थैंक यू आलिया। ठीक है, अच्छा भाई अब देखो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, सही है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, सिंपल सिंपल डेटा आपको गिवन होगा। यूनिट्स इन बिगनिंग WIP कितने हैं? ये 10,000 यूनिट्स होंगे, चेक करो। मुझसे क्यों लिखवाया तुमने? बताओ कितने यूनिट्स हैं? माहम। रुको ये एक सेकंड। माहम, हाँ, ये वो वाला है ना, मूनलाइट कंपनी वाला है ना ये नहीं नहीं, ये क्वेश्चन? मूनलाइट नहीं है, मूनलाइट नहीं है, वो दूसरा है। वाला नहीं है? नहीं, ये दूसरा है। अच्छा, सही है। मूनलाइट वाला ना थोड़ा सा सिंपल है, तो वो तुम लोग ये सब समझ लो तो खुद सॉल्व करना। यार मूनलाइट वाले में ना मैंने वो किया था, लेकिन आयशा बोली थी कि उसकी ईपीयू में भी चेंजिंग आएगी, तो वो मैं मुझे तुम्हें तुम बता बाद में दूंगी, समझा देखो देना। अभी ये वाला ठीक सॉल्व है। करेंगे ना, इसमें सही है। स्पॉइलेज सही है। आएगा ना, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यार ये ठीक देख है। के हाँ ये बताओ 10, यूनिट्स। हाँ ये 10,000 है। सॉरी गलती हो गई, जल्दी गाइस में लिख ये गई। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। देखो यूनिट्स इन बिगनिंग WIP कितने हैं? 10,000। सही है, इसको लिख लो, 10,000 यूनिट्स हैं ये। ठीक है, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 25,000, कि आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितने यूनिट्स लिए हैं? 25,000 का। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 25,000। यूनिट्स इन एंडिंग WIP कितने हैं? 8,000। सही है, अब यहाँ लिखा हुआ है लॉस्ट यूनिट्स आर कंसिडर्ड श्रिंकेज ड्यूरिंग इन प्रोसेस डिपार्टमेंट बी। ठीक है, अब लॉस यूनिट्स आपको यहाँ पर नहीं दिए हुए, तो आपने खुद एनालाइज करना है कि कितने यूनिट्स लॉस्ट है। तो कैसे करेंगे आप, कि जैसे हम क्वांटिटी शेड्यूल बना रहे होते हैं, तो उसमें लिखा होता है यूनिट्स इन बिगनिंग प्लस यूनिट्स रिसीव्ड और प्लस यूनिट एडेड, लिखा होता है। इसका टोटल बराबर होता है किसके? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस यूनिट्स इन एंडिंग, है ना?
सही कह रही हूँ मैं? हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर बिगिनिंग कितने हैं, 10,000, और रिसीव कितने किए हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट से, 25,000। टोटल कितने हो गए? 35। 35,000। सही है। अब ये 35 और ये 35 इक्वल होने चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है? नहीं। हाँ हाँ मतलब कि देखो कमाल, दोनों यूनिट्स इक्वल होने चाहिए ना, जो हम क्वांटिटी शेड्यूल में बना रहे होते हैं। रुको, ये है, ये शेड्यूल है, ये वाले यूनिट्स बराबर होने चाहिए ये वाले यूनिट्स के। नजर आ रहा है? हाँ सही है। ये यूनिट्स बराबर होने चाहिए इन यूनिट्स के। तो ये यूनिट्स कितने हैं? 35,000। बिगिनिंग में आपने प्रीवियस प्लस कर दिए, तो ये कितने आ रहे हैं? 35 आ रहे हैं। हाँ सही है। अब ये वाले यूनिट्स बराबर होने चाहिए किसके? ये वाले यूनिट्स के। अब तुम देखो कि यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं तुम्हारे पास? 25,000। ठीक है। और एंडिंग कितने हैं? 8,000। 8,000। प्लस करो दोनों को, कितने हो गए? 8 और 25, 33। 33। 33। यानी कि ऊपर वाले 35 हैं और नीचे वाले 33 हैं। कितने यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है? 2,000। तो 2,000 यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो आपके श्रिंक हो गए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉस्ट यूनिट्स आर कंसिडर्ड श्रिंकेज ड्यूरिंग प्रोसेस। जो लॉस यूनिट्स हैं वो क्या क्या कंसिडर किए जा रहे हैं? श्रिंकेज। यहाँ तक क्लियर हुई मेरी बात हाँ सबको? अच्छा महाम, ये वाली लाइन है, लॉस्ट यूनिट्स आर कंसीडर्ड श्रिंकेज, ये वाली क्वेश्चन में है लाइन? हाँ, क्वेश्चन ही तो है ये पूरा लिखा हुआ। सही है। ये इसी तरह लिखा हुआ होगा, आपको बताया हुआ होगा कि स्पॉइल्ड है या श्रिंक है, तो फिर आपने ठीक उस है। तरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। ठीक है। सही है। देखो, कॉस्ट ऑफ बिगनिंग WIP। कॉस्ट ऑफ बिगनिंग WIP का क्या मतलब है कि जो बिगनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी आपके डिपार्टमेंट में, उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,50,000। ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन। अब देखो इन और आउट का डिफरेंस समझ लेना। इन का मतलब जो आपके पास आई यूनिट, और आउट का मतलब जो आपके पास गए, आपके पास से गए, सॉरी। ठीक है। इनका मतलब क्या है कि जो आपने रिसीव किए आपके पास ट्रांसफर्ड हुए। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन। समझ में आ रही है मेरी बात? सवाल पढ़ना आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दो, या माइक खोल के जवाब ये दो। यूनिट्स रिसीव्ड है इसका मतलब। ये सही है। उन यूनिट्स की कॉस्ट है जो मतलब रिसीव हुए हैं। हाँ। मतलब वो वाले भी ना जो स्टार्टेड इन प्रोडक्शन करते हैं, प्लेस यस करते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं दी हुई होती, इस तरह से कि जो यूनिट्स आपने रिसीव किए ना, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, यानी कि वो यूनिट जो आपके अंदर ट्रांसफर हुए, आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुए, उनकी कॉस्ट कितनी है। इस ये मतलब है, ये है कॉस्ट प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की। कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, प्रीसीडिंग और प्रीवियस डिपार्टमेंट एक ही होती है ना? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट और कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग और प्रीवियस दोनों एक ही हैं। और अगर ट्रांसफर्ड इन है, इन का मतलब क्या है? जो आपके अंदर आए, तो आपके अंदर कहाँ से आएंगे? पीछे वाले डिपार्टमेंट से। सही है। सही है। इस तरह से क्लियर हुई मेरी बात? हाँ। सामने हाँ वाला ट्रांसफर करेगा तो आप रिसीव करेंगे ना, तो यहाँ पर रिसीव लिखा हुआ है और यहाँ पर ट्रांसफर्ड लिखा हुआ है। सही है। कितनी कॉस्ट है उसकी? 2,50,000 प्रीसीडिंग की कॉस्ट है। ठीक है। प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, जो यूनिट्स जो आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं उनकी कॉस्ट है ये। क्लियर? सही है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट एडेड इन डिपार्टमेंट बी, यानी कि जो कॉस्ट एडेड आपने की है वो मजीद कितनी है? डायरेक्ट लेबर आपने 20 ऐड किया है, डायरेक्ट लेबर 80,000 और FOH 72,000। ठीक है। सवाल पढ़ हाँ लिया? सही है। अब मैं आगे बोलूं। हम्म अब देखो ये हम्म। श्रिंकेज का है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसे श्रिंकेज के पैटर्न से सॉल्व करेंगे। अब पहला सवाल आप लोगों के जहन में ये आ सकता है कि
यहाँ पर हमें फीफो से करना है या एवरेज से करना है, आ सकता है ये जवाब सवाल? आ सकता है। तो ये इसका जवाब ये है कि जब आप एवरेज से सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको हर बिगनिंग अलग चाहिए होगी, हर अमाउंट अलग चाहिए होगा बिगनिंग का, है ना? जिसने हाँ एवरेज सॉल्व किया है उसे पता होगा कि फॉर्मूले में अगर हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे होते हैं तो बिगनिंग हमें हर डीएम का, डीएल का, एफओएच का अलग अलग चाहिए होता है। यहाँ पर हाँ हमें बिगनिंग एक साथ दिया हुआ है, कोई अलग अलग करके नहीं दिया हुआ। हमें नहीं पता 150 में से डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना है, हमें पता है? नहीं पता। नहीं। हमें डायरेक्ट बोल दिया इन्होंने कि बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट इतनी है। तो हम ये मेथड, ये सवाल एवरेज से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें बिगिनिंग नहीं दिया हुआ अलग अलग। अगर हमें बिगिनिंग अलग अलग दिया हुआ होता तो हम इसे सॉल्व कर सकते थे। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हो गई? हाँ हाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब क्या है कि यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि मैंने तुम लोगों को जो पीछे सवाल पढ़ाए थे उसमें बताया था कि हर चीज की परसेंटेज अलग अलग दी हुई होगी, है ना? जो भी कंप्लीटेड परसेंटेज होगी वो दी हुई होगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 50% कंप्लीटेड, तो ये जो 50% है ये तीनों का कंसिडर होगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, तीनों का 50-50% कंसिडर होगा। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? जैसे वहां हाँ। कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई होती थी 60%, तो हम क्या करते थे, डीएल और एफओएच दोनों को 60-60 लेते थे। सही है, समझ में आई? तो यहाँ पर अगर हमें यूनिट्स इन बिगिनिंग डब्ल्यूआईपी लिखा हुआ है 50% कंप्लीटेड, तो 50% इसका क्या मतलब है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताई हुई है। और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, डीएम, डीएल और एफओएच। तो तीनों का जो कंप्लीटेड रेट है वो कितना है, 50%। क्लियर? सही है। सबको क्लियर हो रहा है? देखो इस वक्त 13 लोग हैं क्लास में। माहम, तो इसमें जो यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है तो इसका भी मतलब यही होगा ना कि बिल्कुल 40% तीनों जी, का है। बिल्कुल तीनों का 40-40%। तो फिर हम इससे क्यों नहीं निकाल सकते क्या? वो एवरेज 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 मेथड के से? लिए हमें देखो कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग डब्ल्यूआईपी चाहिए तीनों की अलग अलग, चारों की अलग, तीनों चारों की अलग अलग। अब ये तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग डब्ल्यूआईपी दी हुई है। अब तुम्हें तो नहीं पता ना कि इसमें डीएम कितना है, डीएल कितना है। अब जब हम एवरेज सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर हमें कॉस्ट पर यूनिट रेट चाहिए डीएम का, तो हमें डीएम का ही बिगिनिंग चाहिए होता है और डीएम का ही कॉस्ट एडिट चाहिए होता है। समझ रही हो? हम्म। सवाल में देखो, और किसको ये बात समझ में नहीं आई? वैसे पता है निकल सकता है बिगनिंग के वो, कैसे? बिगनिंग की क्योंकि इधर 50% कंप्लीटेड लिखा हुआ है, जो कि निकालना इसमें कुछ वो नहीं है। मगर देखो 50% यूनिट से अगर फिर हमारे पास भी निकल अगर हम जाएंगे। निकल तो जाएंगे लेकिन फिर भी देखो उसकी कैलकुलेशन होगी ना। तो इस तरह के हाँ सवालों में जब भी आपको नहीं दी हुई हो तो आप फीफो से ही करें सॉल्व, वो फिर हाँ, बाय ये बात चांस हो है। जाएगा ना। तो जिसमें आपको अलग अलग नहीं दी हुई उसमें आप क्या करें, उसमें आप फीफो से ही सॉल्व करें। ठीक है, सीपीयू में चाहिए होती है ना बिगनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट अलग अलग। बिल्कुल सीपीयू में चाहिए होता है एवरेज के लिए ना। सही सही सही। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू? हाँ हाँ। अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाने जा रही हूँ बच्चों, अब तुम लोग देखना। अच्छा देखो, अब हमें ईपीयू सबसे पहले हम निकालेंगे फीफो का श्रिंकेज। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? हाँ आ रहा हाँ। है। सही है। सबसे पहले आपने क्या निकाला, ईपीयू निकाला। सही, अब यहाँ पर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का देखो, जब परसेंटेजेस सेम है तो ईपीयू भी सबके क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ भी निकाल सकते हैं। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि तुम लोग अलग अलग निकालो, तब भी तुम लोगों के यूनिट्स क्या आएंगे, 23,200। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? ये परसेंटेज 50 और 40 कैसे हुई है? 50% और 40%, देखो सवाल कहाँ है। देखो ईपीयू, ईपीयू में क्या फॉर्मूला है, फिनिश गुड्स 25,000 है आपके, प्लस एंडिंग की कंप्लीशन परसेंटेज। ठीक है, एंडिंग यूनिट से 8,000 और कंप्लीशन कितनी है इसकी, 40%।
तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, ठीक। और माइनस करते हैं बिगिनिंग की कंप्लीशन, तो ठीक है। बिगिनिंग यूनिट्स कितने हैं 10,000 और कंप्लीशन कितनी है इसकी 50%। सही है, सही है। क्लियर हुआ तो सबको? हाँ। ओके गुड। इसके बाद आपने प्रीसीडिंग की निकाली, ठीक है, ठीक है। अब प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में जो आपकी परसेंटेज आएगी वो क्या आएगी 100%, 100% आएगी। क्योंकि प्रीसीडिंग में आपका काम पूरा हुआ हुआ होता है, आपने मजीद काम करना होता है, लेकिन प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिपार्टमेंट मुझे बना के दे रहा है कैलकुलेटर के स्ट्रक्चर्स और मुझे उसमें बटन लगाने, ठीक है, तो वो पूरे स्ट्रक्चर्स मुझे बना के देगा, ठीक है, वो पूरे स्ट्रक्चर्स मुझे बना के देगा ना, तभी तो वो ट्रांसफर करेगा मेरे पास जब उसका काम पूरा हो जाएगा। तो क्या मुझे उसके स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे? नहीं, मुझे अपना काम करना होगा। नहीं। सही है। तो बिगिनिंग में और एंडिंग में दोनों में जो प्रीसीडिंग की कंप्लीशन आती है वो क्या आती है 100%, क्योंकि वो काम प्रीवियस डिपार्टमेंट से पूरा होकर आया है अपने। क्लियर हाँ। सबको? मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन पता है अगर फास्ट फास्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। हाँ ठीक यहाँ आपके ठीक है पास ठीक। ईपीयू आ गए सबके। अब आप सबके सीपीयू निकालेंगे, ठीक है। सीपीयू कैसे निकाला आपने? फीफो से आप कर रहे हैं तो आपने कॉस्ट एडिट की, कॉस्ट एडिट ली और उसे डिवाइड कर दिया किससे? कॉस्ट एडिट ली और डिवाइड किया किससे? ईपीयू से। सही है। अब मैंने क्या कहा था कि आप अलग अलग निकालें या एक साथ निकालें, आपके ईपीयू यूनिट्स इतने ही आएंगे 23,200, ठीक है। तो आपने डीएम का रेट निकाला, 1,20,000 थी कॉस्ट एडेड, उसे डिवाइड किया 23,200 से। अब देखो मेरी ये बात समझ लो कि जो ये सवाल है ना, ये जो सवाल है इनमें बेसिकली क्या है कि जब आप रेट लेंगे ना तो आपने 3 डिजिट्स लेने हैं अपने आगे, वरना तो डिफरेंस आएगा आपके आंसर में। सही है। आपने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेने, सही। ठीक। पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट लेने और अगर तीसरे डिजिट पे आपका राउंड ऑफ हो भी रहा हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 48 है तो ये 3.450 हो सकता है, ठीक है ना। बस इतना याद रखो कि 3 डिजिट लेने पॉइंट के बाद। ओके। ओके। ठीक है, इस तरह आपने सबकी कॉस्ट रखी। अब देखो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट एडिट कहाँ थी? जो आपको यहाँ दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, तो ये प्रीसीडिंग की कॉस्ट थी ना, तो ये कितनी है 2,50,000, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ ठीक है। अब तुम देखो इन सब रेट्स को तुम लोग प्लस करोगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेना, बार बार कह रही हूँ, इन सबको प्लस करोगे तो तुम्हारे पास टोटल रेट आ जाएगा, ठीक है। टोटल रेट के बाद निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। सही है। ये पैटर्न मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, कहीं अटको तो मुझे रोक देना। मुझे श्रिंकेज कंप्लीट कराना है, अभी 5 मिनट बचे हैं मीटिंग एंड होने में। बोलूं आगे? कम क्लियर है हाँ सबको? हाँ हाँ बोलो। देखो, हाँ। अब आपने निकाली कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। अब मैंने बताया था फीफो में हम दो तरह से निकालते हैं, सबसे पहले बिगिनिंग यूनिट्स की कॉस्ट निकालते हैं, सही है, और फिर रिमेनिंग यूनिट्स की निकालते हैं, सही है। तो सबसे पहले निकाली बिगिनिंग की, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग कितनी पड़ी हुई थी? 1,50,000 सवाल में लिखी हुई है, ये देखो, सही है। और मैंने मजीद कितनी ऐड की? अब देखो सवाल में था कि बिगिनिंग यूनिट जो है वो 50-50% कंप्लीटेड है, यानी कि डीएम भी 50% कंप्लीट है, डीएल भी और एफओएच भी, तो मुझे मजीद डालना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए, डालना पड़ेगा। हाँ तो मैं मजीद हाँ यहाँ पर हाँ हाँ डालूंगी 50-50%। फॉर्मूला तुम लोगों को पता है कि बिगिनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय रेट,
तीनों को रखा, तीनों के आंसर निकाले और इस बिगिनिंग वाली कॉस्ट में एडिट को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है, या आफ्टर एडिट, यानी कि मजीद मतलब पूरे यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ू? हाँ हाँ बढ़ो। अब फिर हम कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग निकालते हैं, कैसे? फिनिश गुड्स माइनस बिगिनिंग। तो 25,000 में से 10,000 बिगिनिंग थे, माइनस किए 15,000 बचे। 15,000 पे जो मेरे पास टोटल रेट था वो अप्लाई कर दिया, दोनों को प्लस करा तो मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। ठीक है, श्रिंकेज का बिल्कुल सिंपल रहता है, मैंने बताया ना, कोई चेंजिंग नहीं आती श्रिंकेज में। ठीक है, उसके बाद आपने निकाली कॉस्ट ऑफ एंडिंग WIP, इसका वही पैटर्न है, एंडिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन। कितनी परसेंटेज कंप्लीट थी भाई? 40%। ठीक है, तो एंडिंग पे क्या रेट, क्या परसेंटेज जाएगी? 40%। ठीक है, और रेट से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास सबकी कॉस्ट आ गई। जब मैं इन सबकी कॉस्ट को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ एंडिंग WIP। ठीक है, क्लियर? हाँ समझ में आ रहा है हाँ। सबको? हम्म। अब देखो, एक तरह से कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर और कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट को आप ऐसे भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं रिपोर्ट से पहले। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड प्लस कॉस्ट ऑफ एंडिंग WIP। आपने दोनों निकाली है, दोनों को प्लस किया, आंसर आया। ये आंसर बराबर होना चाहिए किसके? कॉस्ट चार्ज के। तो कॉस्ट चार्ज कितनी थी? बिगिनिंग और प्लस कॉस्ट मैम एडेड। ये जरूरी तो नहीं होता ना कि हम पहले करें, वो तो रिपोर्ट में भी हो जाता हाँ है हाँ, क्लियर ये वाली बिल्कुल बात तो। बिल्कुल। यहाँ पर आप एक तरह से चेक कर सकते हैं ना अपना आंसर कि सही आ रहा है या नहीं। हाँ सही सही। सही है। कॉस्ट चार्ज इन डिपार्टमेंट बिगनिंग आपको सवाल में दी हुई थी और ये सारे अमाउंट आपको सवाल में दिए हुए थे। मैंने बताया है कि कॉस्ट चार्ज के सारे अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। सही है, तो आपने इन सबको प्लस किया तो आपके पास आ रहा है 6,72,000। और यहाँ पर देखो माइनर सा डिफरेंस आ रहा है 16 रुपए का। तो इतना डिफरेंस तो फिर भी चलता है 100 के अंदर अंदर, लेकिन इससे ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं आना चाहिए। तो अगर आप रेट्स को अपनी मर्जी से राउंड ऑफ करके लेंगे तो आपके पास हो सकता है बिग चेंज आ जाए, लेकिन रेट को इसी तरह करोगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेना। ठीक है, क्योंकि हम सबका यही गलत हो रहा था, हम सबके सवाल दो दो दफा गलत हुए हैं सिर्फ सब रेट्स की सारे वजह से। क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन में 3 सारे डिजिट क्वेश्चन लेना। में। सही है। सही है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? और श्रिंकेज के सवाल में देखो बिल्कुल वैसे ही था जो हम सॉल्व करते हैं, लेकिन चेंज सिर्फ कहाँ आएगा कि जब आप श्रिंकेज की रिपोर्ट बना रहे होंगे ना, तो कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहाँ पर आप लिख देंगे यूनिट्स लॉस कितने? 2000। ठीक है। 2000 ही हुए हैं ना? तो ये तो लॉस में भी करते हैं हम, हाँ यूनिट्स लॉस्ट में जो यूनिट, स्पॉइलेज हाँ वो होता है। स्पॉइलेज होता है ना स्पॉइलेज में, लेकिन कॉस्ट में भी तो चेंजिंग आती है। श्रिंकेज में कॉस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती। मतलब नीचे जो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में कुछ नहीं लिखना। नहीं, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। बैलेंस आएगा, ऐसे बैलेंस पूरा आएगा। आ तो गया, आया नहीं अभी दिखाओ बैलेंस? जरा दोबारा, दिखाना जरा दोबारा यार, ये देखो, स्क्रीन उधर। ये देखो, इसमें कहीं भी स्टेटमेंट दिखाओ। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं बनाई ना, ये उसी का तो पार्ट है। स्टेटमेंट में भी तो यही चीजें जाएंगी, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, बस इसमें 16 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो तो चलता है चलो। अच्छा, एक सेकंड यही रखना। ओके, ये मीटिंग खत्म होने वाली है। ओके, श्रिंकेज के सवाल की प्रैक्टिस करो अभी सब लोग। माहम क्लास खत्म हो जाए तो 2 मिनट के लिए मैसेज आ जाना। ओके। चलो सही है, ठीक है, मतलब सही है, ओके, ठीक है। ये इक्वल आएंगे, कोई चेंज नहीं आता आपकी रिपोर्ट में सिवाय यूनिट्स के श्रिंकेज वाले सवाल में। ठीक है, ठीक है। ओके, स्टॉप कर रही हूँ मैं ये। स्पॉइलेज को देखो किस तरह देखते हैं, नीचे हमने श्रिंकेज किया, अभी हम स्पॉइलेज को देख रहे हैं। ठीक है, यही सवाल है। ठीक है, किस तरह का? कंसिडर द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है ना,
उसी को आपने अज्यूम करके यहाँ पर करना है कि जो यूनिट ऊपर लॉस हुए हैं वो स्पॉइल्ड यूनिट्स है, ठीक है। यानी कि ऊपर इन्होंने क्या बोला था कि श्रिंकेज है, ठीक है ना, लेकिन इस सवाल में ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि आप उन यूनिट्स को क्या अज्यूम करें कि वो स्पॉइल्ड यूनिट्स हैं। तो अब देखो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, श्रिंकेज की अलग और स्पॉइल्ड यूनिट्स की अलग। समझ में आई मेरी बात? सवाल समझ में आया? इन शॉर्ट मैंने समझा दिया सवाल। हाँ। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सैलवेज वैल्यू इज एस्टिमेटेड एज 10% ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको स्पॉइल्ड यूनिट्स की क्या दी हुई है, सैलवेज वैल्यू भी दी हुई है कि वो 10% ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट का रिकवरेबल है, ठीक है। यानी कि आप हर यूनिट से 10% रिकवर कर सकते हैं पर यूनिट से, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई? मेरी बात हुई क्लियर? सवाल क्लियर हो गया तो मैं जवाब की तरफ बढ़ूं? जल्दी से बताओ। हाँ हो गया क्या? सही है। देखो इस सवाल में वही वाला सवाल है जो ऊपर आपको दिया हुआ था श्रिंकेज का, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि ऊपर जो 2000 यूनिट्स आपने श्रिंकेज कहे थे वो 2000 यूनिट्स अब यहाँ पर आप कंसिडर करें कि वो स्पॉइल्ड हुए, ठीक है। तो कैलकुलेशन बिल्कुल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किस तरह से कि देखो अब स्पॉइल्ड यूनिट्स की कैलकुलेशन आप किस तरह करते हैं, ये तो श्रिंकेज है, ठीक है। अब देखो जो भी यूनिट्स आपके स्पॉइल्ड हुए होते हैं ना, स्पॉइल्ड, ठीक है, उसमें क्या चेंजिंग आती है कि आपके ईपीयू में वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आपके ईपीयू में वो क्या हो जाते हैं, ऐड। यानी कि अगर आपने डीएम निकाला है, डीएल निकाला है, एफओएच निकाला है, सही है, इन सब के ईपीयूज निकालते हैं आप परसेंटेजेस वही रखेंगे जो आप रखते हैं, ठीक। मेरी बात क्लियर हो रही है? लेकिन जो भी आपके पास परसेंटेजेस रखने के बाद ईपीयू आएगा ना, उसमें आप स्पॉइल्ड यूनिट्स को ऐड कर देंगे। ये श्रिंकेज में नहीं किया था? श्रिंकेज में कहाँ किया था? श्रिंकेज में तो कोई चेंजिंग ही नहीं की थी ना, श्रिंकेज का ईपीयू तो बिल्कुल वैसे ही था। ईपीयू में ऐड नहीं किए थे यूनिट्स नहीं वो नहीं, वाले? स्पॉइल्ड में होते हैं, स्पॉइल्ड में। क्लियर हुई मेरी बात? सबको हो गई क्लियर? हाँ हो गई। सही है। किस तरह करेंगे कि जैसे कि सवाल में देखो, उसी उसी सवाल को याद रखो ना, वही वही डेटा है। 25,000 आपके फिनिश्ड यूनिट्स थे, 8,000 एंडिंग थे, 40% कंप्लीटेड थे एंडिंग, बिगिनिंग थे 10,000 और वो 50% कंप्लीट थे। ये पूरी कैलकुलेशन वही है जो हमने पीछे की थी, लेकिन इस कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा कि हमारे जो है वो स्पॉइल्ड यूनिट्स ऐड हो जाएंगे। कितने स्पॉइल्ड यूनिट्स हैं? 2,000। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। क्लियर हुई मेरी बात? स्पॉइल्ड यूनिट्स में क्या होता है कि ठीक जब है। आप ईपीयू कैलकुलेट कर रहे होते हैं स्पॉइल्ड यूनिट्स के उसका, तो जब आप ईपीयू कैलकुलेट करते हैं तो स्पॉइल्ड यूनिट्स को ईपीयू में क्या कर देते हैं आप, ऐड। जैसे कि पीछे कितना आ रहा था, ये 23,200 आ रहा था ना, पीछे श्रिंकेज में 23,200 था, तो मैंने 200 और ऐड कर दिया, तो ये कितने हो गए, 25,200। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है, सुन लो, कि जो यूनिट्स स्पॉइल हुए, मटेरियल एफओएच सब चीज उसमें लगी होगी, हम्म, हर चीज लगी होगी ना। अगर मैं बिरयानी बना रही हूँ तो बिरयानी खराब हो गई, नहीं खा सकती मैं उसे बिल्कुल भी, लेकिन उसमें जो मेरा मटेरियल लगा, उसमें मेरी मेहनत लगी, वो सब भी तो जाया हुई ना, वो यूनिट्स भी तो जाया हुए, चावल भी जाया हो गए। क्लियर हो रही है मेरी बात? जो मैंने नमक मिर्ची डाली वो भी जाया हो गई, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है? तो इसीलिए हम ये यूनिट्स यहाँ पर ऐड करते हैं कि जो यूनिट्स हमारे स्पॉइल्ड की वजह से जाया हो गए, इस्तेमाल तो वो भी हुए ना, खर्च तो हुए। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? हाँ आ रही है। सही है, हाँ अब आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। सही है, सही है। इसको याद रखो कि जो आपके स्पॉइल्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके ईपीयूज निकालते वक्त हम उन स्पॉइल्ड यूनिट्स को सबके ईपीयू में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, बस, ठीक है। ये चीज समझ में आई? हाँ आ गई। इसके बाद आप जब सीपीयू निकालते हैं, तो जब आपका ईपीयू चेंज हो जाएगा तो आपका सीपीयू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सही है। आप ईपीयू कौन से रखेंगे, ऊपर वाले जो आपके पास आए होंगे, हमने वही ईपीयूज यहाँ रखे, ठीक है, और इन सब के सीपीयूज कैलकुलेट किए और इन सबको क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो हमारे पास सीपीयू आ गया, ठीक।
ये चीज वो है जो पढ़ चुके हो, सेम सेम रहेंगी, तो मैं दोबारा दोबारा नहीं समझा रही इसे। इसी तरह जब आप कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड निकाल रहे होंगे तो भी सारी चीजें वही रहेंगी। देखो क्या गलती है, क्यों पूरा सवाल गलत हो जाएगा अगर आप सही से नहीं समझेंगे। अगर आपका ईपीयू गलत आया तो आपका सीपीयू गलत आएगा। अगर आपका सीपीयू गलत आ रहा है तो जो आपके कॉस्ट पर यूनिट रेट है वो सब गलत होंगे। तो जो सब कैलकुलेशंस आप रेट पर कर रहे होंगे तो वो सब भी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो बस हमेशा इस चीज को याद रखना कि जब भी स्पॉइल्ड यूनिट्स की बात हो रही होगी ना, तब हम ईपीयू निकालते वक्त उसे क्या कर दोगे, तुम ऐड कर दो, उन स्पॉइल्ड यूनिट्स को ईपीयू पे ऐड कर दोगे। क्लियर? बस इस कॉलेज में यही करना होता है। हाँ बस यहाँ तक यही है, फिर आगे मैं बता रही हूँ क्या चेंजिंग आएगी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड आप उसी तरह निकालेंगे जो जिस तरह आप निकालते हैं, ठीक है, पहले बिगिनिंग की फिर रिमेनिंग की। यहाँ पर एक चीज अलग कैलकुलेट होती है, वो निकलती है आपके पास कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज गुड्स। ये चीज यहाँ पर कैलकुलेट होगी, सही है। यानी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज गुड्स। और वो किस तरह निकलेगी कि कितने तुम्हारे स्पॉइल हुए हैं यूनिट्स, 2000, सही है। 2000 को तुम मल्टीप्लाई करा दोगी जो भी तुम्हारे पास टोटल रेट आएगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड यूनिट्स कितनी है, 2000 स्पॉइल हुए हैं, किस रेट से, 20.795 के रेट से। तो मेरे पास टोटल स्पॉइल्ड यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 41,590। मैं तेज तो नहीं जा रही? ये 20.795 कहाँ से आया? ये आया है, ये सीपीयू जो है। आपका टोटल रेट है, यस, टोटल सीपीयू सही, ठीक। 20.795, ठीक है। आपने इस पे कैलकुलेट किया। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर कोई सैलवेज वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, अगर कोई सैलवेज वैल्यू नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आप इसी को पूरा एफओएच में डाल देंगे, ठीक है। यानी यही आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड यूनिट्स बन जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात? ये हाँ। दोबारा बता देना। देखो अगर कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है सवाल में, सही है, अभी जो सवाल में दूंगी ना उसमें सैलवेज वैल्यू नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे स्पॉइल्ड यूनिट्स की और यही एफओएच में डाल देंगे पूरी, ठीक है। अगर सैलवेज वैल्यू गिवन है नहीं अगर गिवन, अगर तो नहीं गिवन तो ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर सैलवेज वैल्यू गिवन है तो फिर क्या जाएगा अब रिपोर्ट बता में? रही हूँ ना, अब मैं बता रही हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर नहीं होगी तो ये पूरा चला जाएगा, लेकिन अगर सैलवेज वैल्यू गिवन है ना, तो आप उस सैलवेज वैल्यू को लेस करेंगे इस अमाउंट में से, सही है। देखो स्पॉइल्ड यूनिट्स की कॉस्ट मुझे एफओएच में डालनी है ना, तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये चीज थोड़ी सी बिक सकती है तो थोड़ी सी कॉस्ट, थोड़ा सा लॉस तो मेरा रिकवर हो जाएगा ना, तो वो लॉस जो रिकवर हो रहा होगा तो मैं उसे लेस कर दूंगी टोटल लॉस में से, तो मेरे पास अनरिकवरेबल लॉस आ जाएगा। और जो हम लेस करेंगे उसको हम अपनी रिपोर्ट में वापस ऐड कर लेंगे। लेकिन वो लॉस दो तरीके से जाएगा, फिर रिकवरेबल और अनरिकवरेबल होकर। अच्छा। ये चीज समझ में आई? अब देखो यहाँ तक तुम लोगों ने निकाली टोटल कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% ऑफ द पर यूनिट कॉस्ट तुम्हारा सैलवेज वैल्यू है। सैलवेज वैल्यू कहते हैं रिकवरेबल कॉस्ट को, ठीक है। तो तुमने क्या किया, इस 2000 को अभी छोड़ दो, 10% लो रेट का। टोटल रेट कितना है तुम्हारा, 20.795 रेट है, इसका 10% लो और इससे मल्टीप्लाई करा दो 2000 से। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास कि या तो तुम इस पूरी कॉस्ट का 10% ले सकते हो, ठीक है, या तो तुम रेट का 10% लो और उसे मल्टीप्लाई करा दो यूनिट से। दोनों में सेम आंसर आएगा, करके देखो। ठीक है। चाहे तुम ये टोटल सैलवेज कॉस्ट, वैल्यू हमने निकाली है। जी सैलवेज वैल्यू हमने निकाली है, क्योंकि हमें सवाल में बोला हुआ था कि देखो सवाल, ये देखो सवाल है, सैलवेज वैल्यू इज एस्टिमेटेड एज 10% ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट, ओ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, समझ में आया? सही है। सैलवेज माहम, वैल्यू, ये हम्म 10% कहाँ से आया 2000 के पास? यार ये बताया तो, अभी तो सवाल दिखाया था, ये रहा।
ये कह रहे हैं कि 10% ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि आप पर यूनिट कॉस्ट से 10% रिकवर कर सकते हैं। तो तुमने क्या किया, टोटल कॉस्ट का 10% लिया, ठीक है। और अगर ये परसेंटेज नहीं दिया हुआ होगा तो यूनिट्स तो जितने तुम्हें भी यूनिट्स होंगे कुछ उन ना पे कुछ सीपीयू बताया लगा हुआ देंगे। होगा, तुम्हें कुछ ना कुछ बताया हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो तुम्हें परसेंटेज दी हुई होगी, या तो तुम्हें सैलवेज वैल्यू की रिटर्न वाला रेट दिया हुआ होगा। जैसे कि मैं अगर इस रेट का 10% लूँ, 20.95 का, 20.795 इंटू 10%, तुम्हें ये रेट दिया हुआ होगा कि तुम्हारा सैलवेज वैल्यू का रेट है 2.095, ठीक है। तो तुम क्या करोगी, डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करा दोगी स्पॉइल्ड यूनिट से। नहीं समझ आई ये चीज। नहीं समझ आई, या तो तुम्हें रेट, तुमको कह रहे हैं कि तुम टोटल कॉस्ट पर यूनिट में से 10% रिकवर कर सकती हो, सही है। तो ये ठीक है। 10% है, रिकवर वाला रेट दिया हुआ है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम रेट से निकाल सकती हो सैलवेज वैल्यू, या तो तुम इस पूरी स्पॉइल यूनिट की कॉस्ट का 10% ले सकती हो। तुम्हारे पास सेम आंसर आएगा। 41590 का लो 10%, 4159 आ रहा है, सही है। ठीक है, कैलकुलेटर रखना है अपने हाथों में, सही है। अब या तो तुम 20.795 का 10% लो, उससे मल्टीप्लाई करा दो 2000 से, तब भी तुम्हारे पास सेम आंसर आ रहा है। कौन कौन ऐसा है जिसको ये बात मेरी क्लियर नहीं हो रही? मुझे और बाकी सबको क्लियर है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं? आयशा पूछो क्या पूछना है? यार ये 10% से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10% और से फिर इसलिए कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि योर सैलवेज वैल्यू इज एस्टिमेटेड एज 10% ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट, कि जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट है, सही है, हम्म। तो उसके तुम हाँ 10% से रिकवर कर सकती हो, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है, सही है। एक तो यानी तुम्हारे कि पास हमारी जो स्पॉइल गुड्स यूनिट की कॉस्ट आएगी उसका हम्म, 10% हम रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हम बिल्कुल। डायरेक्ट उस पे क्यों नहीं लगा रहे दो 10%? ऑप्शंस है ना, दो ऑप्शंस है। या तो आप रेट पे लगा दो 10%, क्योंकि पर यूनिट दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट, तो आप रेट पर भी लगा सकते हो और आप डायरेक्ट वैल्यू पर भी लगा सकते हैं। अगर तुम्हें रेट वाला मुश्किल लग रहा है तो तुम वैल्यू पे लगा सकते ठीक है। हो, ठीक है। इस वैल्यू पे ओके। लगा दो, 41590 पे क्या लगाओगे तुम? 10%। वैल्यू 10% तुम्हारे पास आ रही है 4159। अब ये चीज समझो, इसमें से जब तुम इसे माइनस करोगी ना, तो तुम्हारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड यूनिट चार्ज इनटू एफओएच, कि तुम्हारा टोटल ठीक लॉस है। इतना था, इतना तुम रिकवर कर सकती हो। और ये कौन सा लॉस है, ये अनरिकवरेबल लॉस है। ठीक है तो जो एफओएच में जाएगी। अनरिकवरेबल, बिल्कुल अनरिकवरेबल आपका जाता है किसमें, एफओएच में। और रिकवरेबल वाला आपका क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड इन्वेंट्री, या कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड यूनिट्स, सही। यार ये इन्वेंट्री गुड्स। 37431 कैसे आया? 41590 में से माइनस किया है 4159। ठीक टोटल है। स्पॉइल्ड यूनिट्स कितने थे, टोटल स्पॉइल्ड यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 41,590। इसमें से हाँ, उसका माइनस कर दी, 10% लिया और फिर माइनस हाँ, कर दिया उसको, इसकी सही है। उसमें से माइनस कर दी वो कॉस्ट जो रिकवर में कर सकती हूँ, जो सैलवेज वैल्यू है, ठीक है। और उसको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास वो वैल्यू आ गई, वो कॉस्ट आ गई जो मैं रिकवर नहीं कर सकती। और जो कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती वो कहाँ चार्ज होती है, वो एफओएच में चार्ज होती है। क्लियर? हाँ ठीक है। बाकी सारी चेंजिंग जिसकी वैसी रहती है, एंडिंग वगैरह सब वैसे ही निकलता है, बस क्या चेंज आएगा मैं बताती हूँ स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट है, यहाँ आप लिखेंगे लॉस यूनिट्स कितने, 20,000, सॉरी कितने लिखेंगे यहाँ पर लॉस यूनिट्स, 2000, ठीक है। क्वांटिटी शेड्यूल में चेंज आएगा, दोनों में, श्रिंकेज में भी और स्पॉइलेज में भी क्वांटिटी शेड्यूल में चेंज आता है, ठीक है। लेकिन स्पॉइलेज में आपकी कॉस्ट में भी चेंज आता है, ठीक है, श्रिंकेज में नहीं आता। बोलूं आगे, कॉस्ट बताऊं?
हाँ हाँ ओके, ये कॉस्ट आपकी कॉस्ट चार्ज वैसे ही रहती है। चेंज कहाँ आता है? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर या कॉस्ट एक्यूमुलेटेड फॉर। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट, ठीक है, वाह, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एंडिंग, सही है, ऐड करेंगे, ठीक है, और वो कॉस्ट जो आपने एफओएच में चार्ज की है वो भी ऐड करेंगे, सही है। लेस कुछ भी नहीं होगा, बस आपकी कॉस्ट के यहाँ पर पार्ट्स हो गए, डिविजन्स हो गए। और कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स इन्वेंट्री, कॉस्ट में कहाँ चेंज आएगा? देखो कि तुम लोग जो, अगर तुम्हारे पास सैलवेज वैल्यू होगी तो क्या होगा कि इसके दो पार्ट हो जाएंगे। जो सैलवेज वैल्यू की कॉस्ट होगी उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स इन्वेंट्री, वो यहाँ आ जाएगी, जैसे 4159 थी, ठीक है। और कॉस्ट चार्ज टू एफओएच वो कितनी थी? 37 समथिंग थी ना, तो वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात मेरी? हाँ, यहाँ तक तो हो गई। सबको क्लियर हो गई? अच्छा देखो, कोई ऐसी चीज जो ना क्लियर हुई हो तो ग्रुप खुला हुआ है, तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। बस इनकी स्टेटमेंट्स बनाओ, ये सब चीजें तैयार करो, फिर मैं एक सवाल और दूंगी, वो करना। हम तुमने ये वाला पीडीएफ भेज दिया है? सब भेजा है, मैं भेज देती हूँ। नहीं, ये वाला नहीं ठीक है, भेजा, ये ठीक। वाला नहीं है, मैं भेजती हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? मैं जाऊँ? हाँ हाँ, पक्का? मुझे बता देना मैसेज पे जब भी टाइम मिले तुम्हें। डन ठीक है। डन, ओके डन। अल्लाह हाफिज।